नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक अनोखा और बेहद नया कार्यक्रम। मुट्ठी में है आसमान। सच्चे अर्थों में हमारे अन्नदाता है किसान, जिसके पांव तले खेत की माटी है और मुट्ठी में है आसमान। एक और किसान भाइयों ने खेती में आधुनिक तकनीक और पद्धतियों को अपनाया, तो दूसरी ओर कृषि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सिखाए गए खेती के तरीकों को अपनाकर सफलता की नई बुलंदियों को छुआ। आपकी जीत और मेहनत ने ही आपको इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। किसान भाइयों, मुट्ठी में है आसमान कार्यक्रम के प्रत्येक कड़ी में हम आपको उत्तम खेती, कृषि विकास हेतु संस्थाएं और खुशहाली की डगर पर लेकर जाएंगे। कृषि प्रधान देश भारत की 72.2% आबादी गांवों में रहती है। एक अनुमान के अनुसार देश की जनसंख्या 2060 तक करीब 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी। औसत जोत अब घट करके 2011-12 में 1.11 हेक्टेयर ही रह गई है। कृषि उत्पाद की ज्यादातर प्रयोग सामग्री महंगी होती जा रही है, लेकिन इस अनुपात से कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे एकल कृषि पर आश्रित किसानों की आर्थिक दशा खराब होती जा रही है। किसानों की इसी अवस्था को बेहतर बनाने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम समन्वित कृषि प्रणाली पर कार्य कर रहा है। फसल उगाना, सब्जी उगाना, फलों का उगाना, मछली पैदा करना, डेयरी फार्मिंग, जितने भी ये हमारे छोटे छोटे घटक हैं जो कृषि से संबंधित है, इन सब घटकों को हम एक साथ एकत्र करके इनका समुचित उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि किसान के परिवार की सभी जरूरतें उस मॉडल के द्वारा ही पूरी हों, जिससे बाजार पर किसान की निर्भरता को कम से कम किया जा सके। इससे किसान के परिवार के साल भर की खाद्यान्न की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं और इसके लिए बाजार पर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। गोबर का हम लोग पानी में डाल के उसका फर्टिलाइज कर सकते हैं, और इसमें क्या है, थोड़े कीड़े जीव जंतु पैदा होंगे, वो मछली के लिए वो खाना मिल जाता है। और मछली का जो पानी है, वो पानी को हम लोग जो वेजिटेबल क्रॉप को देके उसको बढ़ा सकते हैं। इससे ऑर्गेनिक जो क्रॉप है वो ग्राहक को मिल सकते हैं। एक अच्छा कृषि प्रणाली मॉडल वो है जिससे किसान अपने जोत के अनुसार विभिन्न एंटरप्राइजेस को शामिल करके तथा संसाधनों एवं समय का भरपूर उपयोग करके अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त कर सके और उसे बाजार में बेच के अधिक आय प्राप्त कर सके। इसमें एक तरफ जो भी इनपुट प्रयोग सामग्री उपलब्ध होती है, वो खेत एवं घरेलू क्रियाकलापों के माध्यम से रूपांतरित होकर उत्पाद में बदल जाती है। वर्षा के समय पानी का संचयन हम कर सकते हैं। उस पानी को संचयन करके हम आगे खेतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तथा उसी पानी का प्रयोग करते हुए हम मत्स्य पालन उसके अंदर कर सकते हैं। पशुधन का जो मलमूत्र या अन्य उत्पाद है जो बेकार जाता है, वो सीधा तालाब के अंदर आने से पानी की गुणवत्ता उर्वरकता बढ़ती है। समन्वित कृषि प्रणाली के तहत किसान अपनी उपलब्ध जोत के हिसाब से समन्वित कृषि प्रणाली का मॉडल तैयार कर सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली 1.5 हेक्टेयर मॉडल से कुल आय 7,34,648 रुपए की होती है। यदि इसमें लागत 3,05,359 रुपए को घटा दिया जाए तो शुद्ध लाभ के तौर पर एक किसान को 4,29,289 रुपए की प्राप्ति होती है। इस तरह समन्वित कृषि प्रणाली के तहत एक किसान को 35,774 रुपए की मासिक आय प्राप्त होती है। यदि किसान के पास 1 हेक्टेयर की जोत है तो मॉडल का प्रारूप
ऐसा होगा। इस तरह आपकी जोत से प्रतिवर्ष 5,18,832 रुपए की आय कर सकते हैं। यदि उसमें से कुल लागत 2,17,834 रुपए को घटा दिया जाए तो 3,09,98 रुपए की प्राप्ति होती है और आपको प्रति माह लगभग 25,083 रुपए की आय होगी। यदि 0.4 हेक्टेयर जमीन पर समन्वित कृषि प्रणाली के तहत खेती की जाए तो प्रत्येक किसान को प्रति माह लगभग 13,984 रुपए की प्राप्ति होती है। कृषि में मोज़ेक पैटर्न ऑफ ऑपरेशन की आवश्यकता है। उससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा, रिस्क जो है मिनिमाइज होगा, बेनिफिट ऑप्टिमाइज होगा। दूसरा क्या फायदा होगा? साल भर जो है निरंतर आपको काम मिलेगा। इन सारे को जब आप अपने साथ जोड़ेंगे तो एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में होगा, तो रोजगार सृजन होगा, रिस्क मिनिमाइज होगी, साल भर काम मिलेगा और उसके साथ लाभकारी होगा। समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत कृषक अपने संसाधनों का बहु उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी आय को निश्चित करने के लिए अपनी जोत में सुविधा अनुसार कुछ फल, सब्जियां तथा पेड़ पौधे एवं चारे वाली सहफसलों को भी लगा सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली की सार्थकता विविधता में ही है। हमको किसान को ऐसे नए एंटरप्राइजेज जोड़ने हैं जिसमें जमीन की भी कम से कम आवश्यकता पड़े और थोड़ी जमीन पे कम पैसा लगा के वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके। बाजार की मांग को ध्यान में रखकर ही एंटरप्राइजेज का चुनाव करें। समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने से किसानों को मिलने वाले मुख्य लाभ हैं आजीविका की सुरक्षा, पोषाहार की सुरक्षा, आय में वृद्धि और गरीबी मिटाने में सहायता, भूमि एवं जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव, सतत कृषि का विकास और पर्यावरण में सुधार। समन्वित कृषि प्रणाली पद्धति द्वारा भारतीय ग्रामीण परिवार की वार्षिक खाद्यान्न, चारे, दूध, ईंधन एवं मांस की आपूर्ति तो सुनिश्चित है, साथ ही साथ परिवार की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है। अब न तो सीमित भूमि और सीमित संसाधनों का रोना और न ही बार बार मौसम को कोसना। अगर समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास हर मुश्किल से निकलने के लिए एक नहीं कई रास्ते होंगे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की ख्याति विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय के रूप में है। मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। भाई इन रास्तों से गुजरकर आप सब ये गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। आप सभी किसान भाइयों को समन्वित कृषि प्रणाली का महत्व समझ आ ही गया होगा। इस मॉडल को अपनाने से न केवल कुल आमदनी में इजाफा होगा बल्कि भोजन की उत्तम पोषकता के साथ अब सभी कृषक भाइयों को साल के हर महीने लगातार आमदनी मिलेगी। खुशी की एक ऐसी ही रंगत में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे अगले भाग में। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की ख्याति विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय के रूप में है। 1960 में पंतनगर विश्वविद्यालय को देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 10,000 एकड़ की विशाल भूमि पर फैले इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से ही देश में हरित क्रांति लाने के साथ शोध के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार में एक क्रांति आई और देश में अन्य सभी कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।
बात चाहे कृषि विकास की हो या फिर बागवानी की, हर क्षेत्र में बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ गहन शोध किया जाता है। देश में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने अब तक अनाज की 295 से अधिक प्रजातियां विकसित की हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 262 शोध परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ साथ रबी तथा खरीफ फसलों, फल एवं फूलों के पेड़ पौधों की उन्नति के लिए कृषि वैज्ञानिक दिन रात शोध में जुटे रहते हैं। इस विश्वविद्यालय में स्थापित दर्जनों रिसर्च सेंटर किसानों को पोल्ट्री, डेयरी, फल, सब्जी एवं औषधीय पौधों तथा बीज उत्पादन के लिए समय समय पर उन्नत किस्म के शोध करते रहते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादित करने में और उनको देश के विभिन्न अंचलों में किसानों को मुहैया कराने में। उसके साथ ही साथ जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सबका उन्नयन और विकास यहां पर हुआ। क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है से लेके अनेकानेक चीजें। आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत 9 कॉलेज हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी, कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, कॉलेज ऑफ होम साइंस, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य आकर्षण कृषि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान और आविष्कार को बढ़ावा देना है। यहां होने वाले अनुसंधान कार्य प्रायोगिक केंद्र निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेशन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहां जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। यहां का अधिकांश इलाका पहाड़ी है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों तथा तराई वाले इलाकों में किस तरह की खेती उपयुक्त होती है और इसे उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी किसानों को यहां दी जाती है। इस संस्थान में पढ़ने वालों को कृषि की शिक्षा तो मिलती ही है, साथ ही उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए अवसर भी यहीं से प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे आके मुझे फील्ड कंडीशंस के बारे में पता चला और किसानों से कैसे सच में उनसे इंटरैक्ट किया जाता है, मुझे इस बारे में पता चला और उनकी दिक्कतों के बारे में पता चला। शिक्षार्थियों के अलावा किसानों को तथा उन सभी लोगों को जो खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन आदि में रुचि रखते हैं, यहां से बहुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मसलन यहां मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, साग सब्जियों की देखभाल आदि की जानकारियां दी जाती हैं। डॉक्टर साहब के सौजन्य से पशु को रख रखाव और उसको गर्भधारण के संबंध में जो जानकारी मिली, घर पर जाने के बाद जो किसान भाई हैं उनको डॉक्टर साहब जी ने जो सलाह दिया, उनको मैं अपने स्तर से उचित सलाह दूंगा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रमों के द्वारा सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रसार, महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान महिलाओं के लिए समस्या यह होती है कि वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो संस्थान होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग के लिए काफ़ी दिन तक, लंबे समय तक नहीं आ पाती हैं। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि उनके गांव में ही जाकर लंबी ट्रेनिंग, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 1 हफ्ते की हो, चाहे 10 दिन की हो, स्किल ट्रेनिंग पर हम दक्षता विकास के लिए ट्रेनिंग उनके लिए कर रहे हैं, जिससे कि वे एक तरह से आत्मनिर्भर भी बने और जो उनकी खेती की उत्पादकता है वो भी बढ़े। इस कृषि विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। इस कदम को और भी कारगर बनाने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों से कृषि विज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है।
प्रतिदिन जो हम लाइव कार्यक्रम देते हैं उससे किसानों के पास तक जो हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम तो पहुंचते ही हैं, और जो दिन प्रतिदिन उनको कृषि के कार्य करने होते हैं, कृषि और संबंधित विषयों के कार्य करने होते हैं, उनकी भी जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से जाती रहती है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगे किसान मेले में देश भर के विभिन्न हिस्सों से काश्तकार पहुंचते हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी का विकास, पठन पाठन, गुणवत्तापूर्ण ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट और तकनीकी का प्रचार प्रसार, ये सारा समग्र रूप से ये विश्वविद्यालय ने किया और उसी के माध्यम से कृषि का समग्र विकास इस प्रदेश में और देश में हो सका। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय हर दृष्टिकोण से सफल साबित हुआ है। किसान भाइयों, अपने देश में दूध की कभी भी कमी नहीं रही है और ये भोजन के एक मुख्य अवयव के रूप में हमें प्राप्त होता रहा है। मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। देखिए, इस कृषि विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी देना तो गागर में सागर भरने जैसा होगा। फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि बात किसानों की हो और जिक्र दूध का ना हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। अरे यही तो आसानी से उपलब्ध होने वाला वो अमृत है जो हर इंसान की जरूरत बन चुका है। आज हम आपको दूध उत्पादक किसानों एवं पशुपालकों के सहकारी प्रयासों की सफल कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं। किसान भाइयों, अपने देश में दूध की कभी भी कमी नहीं रही है और ये भोजन के एक मुख्य अवयव के रूप में हमें प्राप्त होता रहा है। सचमुच आज दूध हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरत में शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने से उसकी जरूरतें भी बढ़ी हैं, जिससे दूध के अलग अलग उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ी है। बाजार में दूध की मांग में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने दुग्ध सहकारी आंदोलन पर जोर दिया। इस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में डेयरी सहकारिता का विकास किया गया। सरकार द्वारा किया गया ये प्रयास श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मैनेजमेंट अच्छा हो तो उसमें अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो उसमें 110% लाभ है। डेयरी फार्मिंग में 50% लाभ और 50% खर्चा है। आने वाले समय में बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए डेयरी फार्मिंग का व्यापार लाभदायक है। इस तरह गुजरात के आनंद में रची गई सहकारिता की एक सफल कहानी। खेती पर आश्रित उन परिवारों के लिए दुग्ध सहकारिता एक नया सहारा बनकर उभरा है। वर्षा की बढ़ती अनिश्चितता तथा फसल उत्पादन पर पड़ने वाले इसके विपरीत प्रभाव के कारण डेयरी विकास किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया है। अभी भी एक लंबी जर्नी हम लोगों को तय करनी है। हम लोग का ड्रीम है कि 2025 तक अगर किसी किसान के पास 1 लीटर 2 लीटर भी सरप्लस दूध है तो उसको कोई कलेक्ट करने वाला मिले और वो कलेक्ट करके प्रोसेसिंग चेन में, मार्केट चेन में ले आए। डेयरी सहकारिता अपने सदस्यों से 1 लीटर तक की छोटी मात्रा में भी दूध प्राप्त करती है तथा उन्हें दूध की बिक्री करने के लिए एक निश्चित बाजार उपलब्ध कराती है। उत्पादकों से संकलित दूध के मूल्य का भुगतान उनके स्थान पर ही दूध की शुद्धता की जांच करने के बाद कर दिया जाता है। इस प्रकार दूध उत्पादक को उचित कीमत मिल जाती है। डेयरी सहकारिता द्वारा पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम 2 पहलुओं पर काम करती है। पहला यह है कि जो भी किसान वहां उपलब्ध जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसका इस्तेमाल करें और उसमें जो कमी है पोषण तत्वों की, उसमें हम बैलेंसिंग कैसे करें। अभी तक हमने 10 लाख किसानों को हमारे जो कंप्यूटर मॉडल है, जिसको इनाफ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके साथ हमने जोड़ा है और गांव में लड़के लड़कियां जो 10 क्लास पास है वो जाके कंप्यूटर लेकर के किसान के घर घर पे जाके
ये डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको एडवाइस देते हैं। इन सेवाओं में घर पहुंचकर पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की बिक्री तथा बेहतर पशु प्रबंधन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दूध उत्पादन के क्षेत्र में पशु आहार का बहुत ही अहम योगदान है। जैसे कि पशु का आहार अच्छा हो, एक तो पशु दूध पैदा ज़्यादा करेगा, फैट अच्छा होगा, उसका खाने का खर्चा कम होगा, उसकी आवक बढ़ेगी। इससे दूध उत्पादन में सहायता मिलती है और लागत कम आती है। वर्तमान में लगभग 1.39 करोड़ टन दूध का उत्पादन डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से किया जाता है। डेयरी सहकारिता का ये सफर कई पड़ावों से होकर आम घरों तक पैकेट में बंद दूध के रूप में पहुंचने लगा। इसके लिए गांवों और कस्बों में सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण किया गया। अब गांवों में एकत्रित दूध के डिब्बों को उसी दिन द्रुत शीतन यूनिट में भेजा जाने लगा। दूध का पहले नैरोगन किया जाता, फिर उसे कूलिंग और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता। इस तरह पौष्टिकता से भरपूर दूध तरुण भारतवासियों तक पहुंचने लगा, जिसमें स्वाद और सेहत का कोई जवाब नहीं। देश में डेयरी सहकारिता के इस प्रयास को अपनाने की वजह से ही ऑपरेशन फ्लड बेहद कामयाब हो पाया। इनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 14.63 करोड़ टन के अनुमानित दूध उत्पादन के साथ भारत 2014-2015 में निरंतर दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला देश बन गया है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया तय की गई। इस परियोजना के तहत छोटे छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में उन्हें एक साथ संगठित किया गया। उन्हें दूध एकत्रित करने वाली एजेंसीज के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। किसानों को संग्रह केंद्रों पर दूध इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस नेक कार्य में अनेक पशु चिकित्सकों एवं स्वयं सेवकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी जो करंट सिचुएशन में जो गाय भैंस रखते हैं, उसको उसके दूध के हिसाब से, उसके बॉडी वेट, उसको फैट प्रोडक्शन के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल स्टेज के हिसाब से कितना खुराक की जरूरत है, ऊर्जा कितनी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम फास्फोरस पूरे दिन की कितनी जरूरत है, और आपकी खाने की जो मेथड है उसमें क्या क्या चेंज करना है कि मुनाफा ज्यादा हो और फीडिंग कॉस्ट मिनिमम हो। इन सब की मेहनत रंग लाई और आम किसानों की पहुंच एक विस्तृत बाजार तक हो गई। दूध का उत्पादन बढ़ा और आमदनी में क्रमशः वृद्धि होती चली गई। डेयरी सहकारिता की इस श्वेत क्रांति ने रोजगार और आमदनी के साथ साथ सूखा प्रभावित किसानों को भी एक नवजीवन प्रदान किया। भाई, दिल में हौसला हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी चाहकर भी हमसे दूर नहीं भाग सकती। और बात अगर आप जैसे कर्मठ भारतीय किसान भाइयों की हो तब तो कहना ही क्या। आपके पास खेत हैं, खलिहान हैं और फसल की पैदावार का आधुनिक ज्ञान है तो समझ लें आपके पास है सारा जहां और आपकी मुट्ठी में है आसमां। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नवीनतम और प्रेरक कृषि संबंधी जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी पत्रिका के अगले अंक में, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। भारत का प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध लंबा समुद्री तट और जल कृषि के लिए उपलब्ध विशाल तटीय भूमि की मौजूदगी हमें बड़े पैमाने पर समुद्री संपदा को अर्जित करने का अवसर देती है।